साथियों का फिर से स्वागत करता हूँ मैं हमारे स्टडी चैनल पर। हम बात कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी की। उसमें आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, जो हम पढ़ने वाले हैं आज, जो मृदा है। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था जलवायु, उसकी पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई। आप वहाँ पर जाके उसकी पीडीएफ देख सकते हो और हमारे वीडियो से भी पढ़ सकते हो। और आपको वीडियो कैसे लगे वो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज हम चालू होंगे जो राजस्थान की मृदा है। उससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। और आपको इसकी पीडीएफ भी जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको और अन्य सूचनाएं भी मिलती रहती है किसी भी भर्ती के बारे में, तब वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लो और आपको पीडीएफ भी वहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं यहाँ पर जो मृदा अध्ययन को क्या कहते हैं यहाँ पर, यानी मृदा अध्ययन आपको पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी मृदा अध्ययन। मृदा के निर्माण में जो सबसे पहले देखते हैं कारक, जो मृदा निर्माण में कौन कौन से हमारे तत्व या कारक जो भाग लेते हैं हमारे, जो आपके कार्बनिक पदार्थ कितनी होती है मृदा निर्माण में, जो आपके 5% होते हैं। मृदा जल का भाग होता है यहाँ पर आपका 25%। 45% होता है यहाँ पर आपका खनिज पदार्थों का भाग, और आपकी 25% होता है आपका मृदा वायु का भाग होता है यहाँ पर, यानी मृदा जल और वायु का भाग यहाँ पर बराबर होता है। सर्वाधिक आपके जो मृदा में खनिज पदार्थों का भाग होता है 45%। फिर हम बात करें राजस्थान की जो मृदाओं का वर्गीकरण, तो चालू करते हैं टॉपिक। तो राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण, आपकी मिट्टियाँ आपकी सर्वाधिक विषमताएँ पाई जाती हैं यहाँ पर, यानी राजस्थान की मृदाओं में आपकी विषमताएँ अधिक पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी मरुस्थलीय मिट्टी की। इस मिट्टी में आपकी जल धारण क्षमता जो अधिक होती है, यानी जो हमारी मरुस्थलीय मृदा है उसमें जल धारण क्षमता अधिक रहती है। क्यों रहती है जल धारण क्षमता अधिक? क्योंकि जो हमारी मरुस्थलीय मृदा है उनके कण जो आपके जो भारी होते हैं, यानी मोटे कण वाली जो मृदा होती है, कण जो आपस में आपके चिपकते नहीं है, यानी एक दूसरे के समीप नहीं, वो दूर दूर होते हैं, वो थोड़ी रेतीली होती है, भुरभुरी। आपकी प्यासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है जो आपकी रेगिस्तानी मिट्टी। और राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार, तो विस्तार देखा जाए तो आपका मरुस्थलीय मृदा का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार देखा जाता है। आपके बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पर जोधपुर, फलौदी, चूरू, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ में आपकी जो इस मिट्टी का विस्तार अधिक देखने को मिलता है। सर्वाधिक आपके बीकानेर और जैसलमेर में। और फसल की बात कर लेते हो मरुस्थलीय मृदा में आपकी जीरा, इसबगोल, गवार, बाजरा जो सर्वाधिक बोया जाता है राजस्थान में, मोठ और चना जो फसलें होती हैं। तो ये मैप के यहाँ पर द्वारा बताया गया आपकी, यानी कि ये क्षेत्र आपका अरावली का इधर, तो ये आपकी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। फिर ये अरावली वाला क्षेत्र आ जाता है। अरावली क्षेत्र में आपकी लवणीय मृदा और भूरी रेतीली मृदा ये पाई जाती है। फिर इधर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जलोढ़ मृदा, फिर लाल पीली मृदा, फिर यहाँ पर मध्यम काली मृदा, फिर लाल काली मृदा, फिर लाल, अब यहाँ पर लोमी मृदा। इनके बारे में हम विस्तार से देखते हैं आगे। तो हमारे आ जाती है जो भूरी रेतीली मृदा। तो भूरी रेतीली मृदा जो हमारी है, यानी जो आपकी मरुस्थलीय मृदा से थोड़ी सी उपजाऊ मृदा होती है, ये आपकी सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, नागौर और डीडवाना पाली के अंदर जो पाई जाती है। यहाँ पर जो फसलों की बात कर ले हम, तो आपका जीरा, इसबगोल, गवार, बाजरा, मोठ और चना, तो आपकी यहाँ पर जो प्रमुख फसलें देखने को मिल जाती है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर जो जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा जो नदियों द्वारा निर्माण की गई मृदा और सर्वाधिक जो उपजाऊ मृदा होती है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है आपकी जलोढ़ मृदा। इसका हम क्षेत्रफल देखते हैं तो आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, डी, खेरपुर, तिजारा, कोटपूतली, बहरोड के अंदर आती है। और यहाँ पर जो आपके उपजाऊ अधिक है तो जो हमारी होता है गेहूँ सर्वाधिक, जौ और सरसों यहाँ पर जो फसलें आपकी होती है। आगे बढ़ते हैं, हमारे आ जाती है लाल पीली मिट्टी। जो लाल पीली मिट्टी कौन सी है आपकी, तो इसका विस्तार आपके अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में, जो मूंगफली उत्पादन के लिए आपकी फसल के लिए आपकी लाल पीली मृदा अच्छी होती है। फिर बात करते हैं हम मध्यम काली मृदा।
इसका विस्तार देखें तो हाड़ौती क्षेत्र जो मध्यम काली मृदा का, जो काली मृदा कपासीय मृदा, आपकी सोयाबीन और गन्ना जो होती है काली मृदा को कपासीय मृदा कहते हैं। और क्या कहते हैं, जो रेंगूर मृदा भी आपकी काली मृदा को ही कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो लाल काली मिट्टी, तो इसका विस्तार देखते हैं। लाल काली का आपका उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलूम्बर में इसका विस्तार पाया जाता है। फसल देखें तो यहाँ पर मक्का आपकी, अफीम, कपास और गन्ना जो आपकी फसलें देखने को मिल जाती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारी लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा की बात करते हैं तो ये आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में देखने को मिलती है। फसल कौन सी होती है, तो फसल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मक्का, फिर अफीम, कपास और गन्ना यहाँ पर जो फसल देखने को मिलती है आपको। पर्वतीय मृदा आपकी, जो पर्वतीय मृदा है आपकी, इसका विस्तार पर्वत का मृदा जो आपकी अजमेर, राजसमंद, सिरोही में सर्वाधिक, उदयपुर और पाली। और मक्का की फसल जो देखने को मिलती है पर्वतीय मृदा में, पर्वतीय ढालों पर मक्का की कृषि की जाती है, सीढ़ी नुमा जो कृषि की जाती है। यानी इस प्रकार जो पर्वतीय ढाल है वहाँ पर सीढ़ी नुमा ऐसे खेत होते हैं आपके, फिर ये आपकी कृषि की जाती है। आगे बात करते हैं जो लवणीय मृदा, तो लवणीय मृदा का विस्तार आपके देखा जाए तो आपके जालौर, सांचौर, सिरोही, आपके श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में मिलता है। अमरूद, आंवला और जामुन, तो यहाँ पर जो लवणीय मृदा में आपके फलदार जो आपकी वृक्षों की खेती की जाती है, फलदार वृक्ष होते हैं उनकी खेती की जाती है, तो लवणीय मृदा में की जाती है। आगे बात करते हैं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण आपके 14 भागों में किया गया है। राजस्थान का जो कृषि विभाग है उसके अनुसार राजस्थान के जो मृदाओं का वर्गीकरण आपके 14 भागों में किया गया है यहाँ पर, तो उनके बारे में भी बात करते हैं हम। तो सबसे पहले आती है जो यहाँ पर आपकी मरुस्थलीय मृदा, तो संपूर्ण जो मरुस्थल है वो जिले आते हैं, जैसे आपके जैसलमेर वाला हो गया, बीकानेर, या आपके मरुस्थलीय जिले आ जाते हैं। कैल्सी ब्राउन मृदा, जो कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा ये आपके बीकानेर और जैसलमेर में, इनका विस्तार ही पूछा जाता है कहाँ पर है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, बीकानेर और जैसलमेर। मरुस्थलीय बालुका स्तूप, अभी जो बालुका स्तूप वाली जो मृदा के नाम से जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं, तो आपके बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में आपके जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। रेवेनिना, जो रेवेनिना मृदा आपकी ये गंगानगर में। सिरोजम मृदा यह भी आपकी गंगानगर में। जिप्सी फेरम, जो आपकी जिप्सी फेरम मृदा है यह आपके बीकानेर में। कैल्सी ब्राउन मृदा, आपकी कैल्सी ब्राउन मृदा या मिट्टी ये कहाँ पर पाई जाती है, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमकाथाना, नागौर, डीडवाना और पाली के अंदर। नवीन जलोढ़ मृदा जो आपकी नदियों द्वारा निर्माण होता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, आपकी सवाईमाधोपुर, दौसा, खैरपुर, तिजारा, कोटपूतली, बहरोड और जयपुर। फिर आगे बात करते हैं आपकी पीली भूरी मिट्टी, तो इसका क्षेत्र आपके अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर को करौली के अंदर। फिर आपकी नवीन भूरी मिट्टी जो आपकी इसका अजमेर, भीलवाड़ा और शाहपुरा के अंदर। फिर आपकी लाल लोमी मृदा, इसका आपका क्षेत्र है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। फिर मध्यम काली मृदा की बात करें यहाँ पर, मध्यम काली मिट्टी, तो मध्यम काली मिट्टी आपकी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर पाई जाती है। पर्वतीय मृदा आपकी जो आपका अरावली क्षेत्रीय प्रदेश भी आ जाता है, इसमें अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली और राजसमंद। फिर आपकी दूसरी है भूरी मृदा, यह आपकी जालौर, सांचौर, सिरोही, पाली, नागौर और डीडवाना, कुचामन में देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं हम वैज्ञानिक आधार पर जो हमारी राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण है आपके कितने भागों में किया गया है, तो वैज्ञानिक आधार पर 5 भागों में किया गया है। वैज्ञानिक मिट्टियों के जो जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किया है, यानी वैज्ञानिकों ने मृदा को जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो इससे पहले जो आपने जलवायु वाली क्लास नहीं देखी तो वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो जलवायु क्षेत्र है उसी के आधार पर यहाँ पर मृदाओं को बांटा गया है, इसलिए आपको जलवायु पहले पढ़ना जरूरी है। तो आप पहले जलवायु वाली क्लास देख ले या PDF से पढ़ ले। तो जलवायु के आधार पर आपके जो मृदाओं का वर्गीकरण देखते हैं हम।
तो सबसे पहले जो हमारी आती है यहाँ पर एरिडोसोल, जो आपकी शुष्क क्षेत्र है, जो आपकी मरुस्थलीय मृदा वाला, वो एरिडोसोल। फिर एंटीसोल की बात करें तो अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश, जो आपकी एंटीसोल के अंतर्गत आता है। एनसिप्टोसोल आपकी, ये आपकी अर्ध शुष्क, उपार्द्र और आर्द्र जलवायु प्रदेश वाले क्षेत्र। आपकी अल्फीसोल, जो आपकी उपार्द्र व आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश। वर्टिसोल आपकी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यह मिट्टी आपकी सर्वाधिक हार्डती क्षेत्र, जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है पठारी वाला, उस क्षेत्र में मिलती है आपकी वर्टिसोल मृदा। पूछा जा सकता है पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी मृदा, तो आपकी वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो आप देख सकते हो मैप के द्वारा भी, जो जैसलमेर वाला ये शुष्क क्षेत्र, यहाँ पर एडोसोल अर्ध शुष्क है, यहाँ पर जो अरावली वाला क्षेत्र भी आ जाता है यहाँ पर। आप एंटीसोल आपकी इधर, ये आपकी अल्फीसोल यहाँ पर आ जाएंगी। फिर उपाद्र आदर यहाँ पर आपकी एंटीसेप्टिसोल, फिर वर्टिसोल। आगे बात करते हैं हम आपके नदियों के आधार पर, यानी जो हमारे राजस्थान में नदी बेसिन है उनके आधार पर भी आपकी मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है। तो देखते हैं आपके घग्गर नदी बेसिन में आपकी किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो आपकी भूरी मटियारी दोमट मृदा जो घग्गर नदी बेसिन में पाई जाती है। लूनी बेसिन में आपकी भूरी दोमट जो मृदा पाई जाती है, लूनी बेसिन में पाई जाती है। बनास बेसिन की बात करें तो यहाँ पर आपकी भूरी मटियारी दोमट मृदा पाई जाती है। माही और चंबल बेसिन की बात करें तो काली और लाल काली मृदा, और चंबल बेसिन में भी आपकी लाल काली मृदा। यानी आपको याद रखना है जो नदियों के आधार पर वर्गीकरण, तो हमारे जो घग्गर नदी के आधार पर लूनी, बनास, महाई, चंबल और चंबल, तो इनका आपको नाम याद रखना है कौन सी मृदा पाई जाती है यहाँ पर। फिर हमारे जो मृदाओं की समस्या के बारे में देखते हैं, कुछ समस्याएं हमारे राजस्थान की मृदाओं में, तो वह देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो मृदा अपरदन, जो सर्वाधिक समस्या राजस्थान में पाई जाती है, मृदा अपरदन की पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में आपके अत्यधिक गति से चलने वाली हवाई, यानी हमारे जो जैसलमेर, बीकानेर, वो उस क्षेत्र आपका जो पश्चिमी क्षेत्र, जो जोधपुर, फलौदी हो गया, उसमें आपके जो तेज़ हवाएं चलती है, उसके कारण आपका मृदा का अपरदन होता है। यानी मृदा आपके एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वो आपका वायु अपरदन है, मृदा का वायु अपरदन। इससे मृदा का अधिक अपरदन होता है आपका, यानी क्षति होती है। जैसे पोषक तत्वों की भी कमी होती है, वैसे भी जैसे जो हमारी रेगिस्तान मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की बहुत कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी वायु अपरदन का निक्षेप का आपका साधन भी है, यानी वायु अपरदन आपके निक्षेप का साधन भी है। इस प्रकार अपरदन आपके क्षैतिज अपरदन के नाम से जाना जाता है। जो आपका अपरदन होता है क्षैतिज अपरदन के नाम से जाना जाता है। और क्षेत्र कौन से आते हैं इसमें आपके, तो आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और सीकर, जो आपके सर्वाधिक क्षैतिज अपरदन से प्रभावित है। इन जिलों में हमें विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप और रेतीले टीले देखने को मिलते हैं, जो वायु द्वारा निर्मित होते हैं। यानी जो आपके बालू का स्तूप और आपके रेतीले टीले बन जाते हैं, जो आपके वायु द्वारा यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं, और उनमें कृषि क्रियाएं करना जो मुश्किल होता है आपके। फिर आपका बात करते हैं यहाँ पर आवरण अपरदन। तो आवरण अपरदन क्या है मृदा के अंदर, तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी जो वर्षा वाले क्षेत्र है उनके कारण आपकी भूमि की ऊपरी परत, जो पोषक तत्व वाली परत, बहकर आपकी निकल जाती है। यानी अत्यधिक वर्षा होती है तो भी आपके शरण होता है मृदा का, वो आपके आवरण अपरदन कहलाते हैं। कि ऊपर की जो पोषक तत्व वाली लेयर होती है वो पानी के साथ निस्खलन हो जाती है पोषक तत्वों का। पोषक तत्व है आपके जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार का अपरदन आपकी वर्षा ऋतु में अरावली जो पर्वतीय आपका क्षेत्र है उसका पूर्व की जो आपके पूर्वी भागों में आपके अत्यधिक देखने को मिलता है। यानी अरावली से आपका पानी इकट्ठा होकर नीचे आता है, तो उसके जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है उनमें अपरदन देखने को अधिक मिलता है। और इस अपरदन को आपके चादरी अपरदन के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पूछा जा सकता है इनके क्षेत्र, तो क्षेत्र आपके सिरोही, राजसमंद और उदयपुर में ये आपको अधिक देखने को मिलता है आवरण अपरदन।
फिर बात करते हैं यहाँ पर जो अवनालिका अपरदन। इस प्रकार का अपरदन जो नदियों द्वारा होता है आपका अवनालिका अपरदन, जो नदियों द्वारा अपरदन होता है, जो आपके धौलपुर, करौली और सोनामधुर और टोका कोटा के अंदर जो अपरदन होता है नदियों द्वारा किस प्रकार होता है कि नदियाँ अपना जो प्रवाह का क्षेत्र वो बदलती रहती है। इस प्रकार ये नदी जा रही है, फिर इन्होंने नदी ने थोड़ा सा इधर से करवट ले लिया, तो ये इधर पहले खुला भाग रह जाता है, नाली बनी हुई रह जाती है, फिर नदी इधर से आ जाती है, इधर नाली, फिर नाली से आपके पोषक तत्व जो ऊपरी आपकी परत होती है मृदा की वो साथ बहकर चली जाती है। फिर राजस्थान में एक आपकी सबसे बड़ी समस्या है सेम की समस्या। सेम की समस्या के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बहुत बार पूछी जा चुकी है सेम की समस्या, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट आज की क्लास का एक पॉइंट सेम की समस्या वाला। तो आपके यह समस्या उस क्षेत्र में होती है जहाँ आपके जल की मात्रा अधिक होती है, यानी जिस क्षेत्र में जल की मात्रा अधिक होती है। और हमारे राजस्थान में जल की मात्रा अधिक किन क्षेत्रों में है? एक तो आप नदी वाला क्षेत्र, एक तो नदी, एक आपके हो गया जो नहरें और आपके जो डैम बने हुए हैं उनके किनारे, और जो बड़े तालाब हैं उनके किनारे आपकी समस्या देखने को मिलती है। तो अधिक जल वाले क्षेत्र जिससे आपकी जल मृदा परिस्थितिका में चला जाता है, जो मृदा परिस्थितिका यानी निचले सहस्त्रों तक चला जाता है मृदा की। मृदा परिस्थितिका में उपस्थित आपकी कैल्शियम में जल मिलता है, यानी मृदा में आपकी कैल्शियम उपस्थित होता है, वहाँ पर आपको कैल्शियम के साथ जल मिलता है, और कैल्शियम मृदा की ऊपरी परत पर आ जाता है, यानी कैल्शियम मृदा से निकल के उसकी ऊपरी परत पर आ जाता है और आपकी जल वाष्पित हो जाता है और जल उड़ जाता है, और कैल्शियम की सफ़ेद परत जो आपकी मृदा पर जम जाती है उसे आप सेम की समस्या कहते हैं। यानी जो कैल्शियम की परत मृदा पर जम जाती है उसे आपकी सेम की समस्या कहते हैं। ये जो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। सेम की समस्या को दूर करने का उपाय, जो दूर करने का उपाय क्या है, तो आपके जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। जिस क्षेत्र में आपकी सेम की समस्या है वहाँ पर आपको जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। और एक क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए इम्पोर्टेंट है सेम की समस्या वाला। फिर कुछ परियोजनाओं की बात करते हैं हमें यहाँ पर इंडो डच परियोजना। तो ये जो सेम की समस्या को रोकने के लिए एक योजना चलाई गई, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसकी शुरुआत की तो आपकी 2003 में तो इसकी शुरुआत हुई। सहयोग किसने किया? तो हमारे नीदरलैंड ने यहाँ पर सहयोग किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो सेम की समस्या को रोकने का उद्देश्य। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था, ये वैज्ञानिक नाम देकर जो सफेदा का आपको वैज्ञानिक याद रहे, यूकेलिप्स जो ये सफेदा का ये एक वैज्ञानिक नाम है। तो ये पूछा गया था जो सेम की समस्या को रोकने के लिए किस वृक्ष का रोपण किया गया? तो आपकी यूकेलिप्स या आपकी सफेदा, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फिर कुछ अन्य जो तथ्य देखते हैं हमारी मृदाओं के बारे में कि सेम की समस्या जो सर्वाधिक जो गांव, तो आपकी सेम की समस्या सर्वाधिक प्रभावित गांव कौन सा? आपके बारडोपल गांव, हनुमानगढ़ और आपकी श्रीगंगानगर, क्योंकि यहाँ पर नहरें आपकी अधिक पाई जाती है। और सर्वाधिक जो सेम की समस्या हमारे IGPC जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है उसके कारण हमारे सेम की समस्या वो सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि इससे जो जल रिसाव होता है तो इसका जो पास वाले क्षेत्र है वहाँ पर समस्या अधिक देखने को मिलती है। तो मृदा में आपके निम्न पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं मृदा में? आपके नाइट्रोजन तो सर्वाधिक, पोटेशियम, आपकी फास्फोरस और कैल्शियम, ये आपके पोषक तत्व होते हैं। राजस्थान में मृदा आपकी परीक्षण प्रयोगशाला, यानी मृदा का जो परीक्षण किया जाता है, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा में किस चीज़ की कमी है वो हमारी प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो आपके पहले तो थी फर्स्ट जो आपके जोधपुर में, फिर सेकंड आई है आपकी जयपुर में। आपकी तो जयपुर जोधपुर दोनों में आपकी ये प्रयोगशाला है। सिंचित भूमि, तो आपकी सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तो ये शब्दावली से क्वेश्चन है, तो शब्दावली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। तो सिंचित को आपके चाही भूमि कहा जाता है, और असिंचित को आपकी बारानी भूमि या बंजर भूमि या आपकी गिरी हुई भूमि भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर मृदा निर्माण के कारक। तो कारक है मृदा निर्माण के, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जनक पदार्थ, जो मृदा के पोषक तत्व है जनक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक तत्व का मतलब जो खनिज, जो
पदार्थ है हमारे, वही हमारे जो पोषक तत्व है वो आपके जनक पदार्थ कहलाते हैं। जलवायु, दो विभिन्न जलवायु में एक ही जनक पदार्थ दो आपकी विभिन्न मृदा का निर्माण करते हैं। यानी आपकी जलवायु से आपके मृदा का यानी जनक पदार्थ में जो डिफरेंस पाया जाता है उससे फिर हमारी मृदा का निर्माण होता है। यानी दो विभिन्न जलवायु से आपकी एक ही आपके जनक पदार्थ में भिन्न मृदाओं का निर्माण होता है। यानी एक ही स्थान पर जिस प्रकार आप मृदा सहस्त्र देखते हो तो उसमें जो जैसे हमारे ऐसे मान लो आप जो मरुस्थलीय मृदा है उसका कलर देखो, और आपके मरुस्थल से थोड़ी सी दूर थोड़ी धूसर मृदा देखो, तो जलवायु वहाँ पर एक है शुष्क जलवायु, पर मृदाओं का निर्माण दो हुआ। एक आपकी मरुस्थलीय जो चमकने वाली मृदा है, एक थोड़ी भूरी मृदा है उस प्रकार। फिर जैविक पदार्थ की बात करते हैं, मृदा में सर्वाधिक योगदान होता है जैविक पदार्थ का, तो पेड़ पौधे जीव जंतु का जो अपशिष्ट है। मृदा स्थलाकृति जो अपरदन की क्रिया के द्वारा जो निर्माण होता है, यानी जो चट्टानों का अपरदन, मान लो अन्य किसी का अपरदन, तो उसके द्वारा आपकी मृदा का निर्माण होता है। समयावधि, जो मृदा निर्माण में समयावधि क्या है, तो ये हमारी इम्पोर्टेंट है कि 1 सेमी या 2 सेमी या 1 सेमी मृदा बनने में कम से कम आपकी 2 शताब्दियाँ यानी 200 वर्षों का समय लगता है। नोट है यहाँ पर 2 तथा 3 कारक क्रियाशील होते हैं और सक्रिय, जबकि 3, 4, 5 कारक जो आपके क्रियाशील नहीं होते। यानी आपकी जो क्रियाशील कारक कौन से हैं, तो क्रियाशील कारक आपके एक तो अपरदन जो चट्टानों वाला समयावधि आपकी क्रियाशील कारक में नहीं आता। यहाँ पर आपकी क्रियाशील कारक कौन सा है, एक तो आपकी जलवायु क्रियाशील है, आपके जनक पदार्थ क्रियाशील है, और जैविक पदार्थ आपके जो क्रियाशील कारक है। फिर आगे बात करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर आपके राजस्थान में मृदा की उर्वरकता कम होती है, यानी उपजाऊ क्षमता। तो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो आपकी मृदा की उपजाऊ क्षमता आपकी गिर जाती है। यानी पश्चिम की तरफ मरुस्थलीय भाग है, उधर पानी भी नहीं है, वनस्पति भी नहीं है, तो उधर आपकी मृदा की उपजाऊ क्षमता गिर जाती है। और पश्चिम से पूर्व भी और आने पर जो उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, क्योंकि पश्चिम की तरफ हमारे जो अरावली आ जाती है, अरावली के आपके जो पूर्व की तरफ आपके राजस्थान में अधिक मृदा उपजाऊ देखने को मिलती है। इधर ही आपकी नदियाँ अधिक है और इधर ही आपकी उपजाऊ मृदा है। तो हमारा आज का टॉपिक है जो मृदा, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आपका एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं चाहिए। और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है आपका, स्टडी आपके विद मुकेश सीकर। तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम ही चैनल है हमारा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगी, आप देख लेना और हमारे साथ ज्वाइन रहे। हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।